हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम सचिन पवार है। कई बार जो है कई स्टूडेंट्स ने और मेरे फ्रेंड्स के फ़ोन आते रहे हैं कि सर यूपीएससी के पीटी में हम हर बार 2 या 4 नंबरों से रह जाते हैं, जबकि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं। सो हाउ टू प्लीज़ गिव some tips to us. Due to that we can improve our marks in PT examination. So I have no tricks or tips, but I have experience about this examination. So I want to discuss to all of you here that experience. I want to share that experience with all of you. वीडियो छोटी छोटी रखेंगे और सीधे स्टार्ट करते हैं। मेरे हाथ में जो है इस समय यूपीएससी का 2018 का पेपर है और मैं दोनों लैंग्वेजेस में बोलूँगा। ये 8-10 वीडियो में भी आ सकता है। तो पहला ही क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है कि इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज द स्वतंत्र पार्टी। सेकंड ऑप्शन वाज इन द लोकसभा ए लीडर ऑफ द अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। तो सबसे पहले हमने देखा कि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। हमने जैसे ही इसे पढ़ा फिर हमने दूसरा ऑप्शन पढ़ा कि लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन सबसे पहले 1969 में मान्यता दी गई। जैसे ही हमने ये दोनों ऑप्शन पढ़े तो हमारे ब्रेन में एकदम क्लिक होता है कि नहीं यार, अब मुझे अगला क्वेश्चन पढ़ना है, मुझे आया ही नहीं है। कभी कभी हम ये गलती यूपीएससी के पेपर में करते हैं और जब हम सारे क्वेश्चनों के बाद इस पर आते हैं तो तब तक हमारा ब्रेन इतना पजल्ड हो चुका होता है कि हम उसे सही से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जबकि हमने थर्ड ऑप्शन देखा ही नहीं। क्या इन दो ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन ऐसा था जिसको हम क्लिक कर सकते थे। जैसे कि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। क्या स्वतंत्र पार्टी से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है? तो हम देखेंगे कि जब 1948 में जब हम लोग कर रहे थे तो इस तरह का क्या कोई बात है हमारे पास, तो उसको देखेंगे। तीसरा ऑप्शन है इसमें कि इन द लोकसभा इफ़ ए पार्टी डज नॉट हैव ए मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स इट्स लीडर कांट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन। मतलब अगर लोकसभा में मिनिमम 75 मेंबर हैं तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। अब आप दौड़ाइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा, तो इसका मतलब 56। इसका मतलब है कि ये जो है आंसर गलत है। जैसे ही हम तीसरे को काटते हैं तो हमारे 3 ऑप्शन कट जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर्स इन द डिजर्ट एरिया टू इनहेबिट वाटर लॉस। देखिए, डिजर्ट एरियाज टू इनहेबिट वाटर लॉस। देखिए, ये बात पक्की है कि जब भी आपके पास ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा ये सोचना है, चाहे वो ज्योग्राफी का हो या एनवायरनमेंट का हो, कि जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिविटी को बता रहा है या नेगेटिविटी को बता रहा है। क्लियर है? ऐसा कुछ है कि पानी की परेशानी, पानी कम यूज़ हो, मतलब जो डिज़र्ट एरिया है वहाँ पर पत्तियाँ जो हैं कम पानी का प्रयोग करें। तो पहला ऑप्शन क्या है, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स। अब आप सोच के देखिए कि अगर हम पानी को लॉजिक से सोचिए कि अगर पानी को हम
वैक्सी चीज़ों पर डालेंगे तो निश्चित तौर पर कम पानी सोखेगा, कम पानी यूज़ होगा। और अगर स्पेस भी छोटा होगा तो वहाँ पर भी पानी कम प्रयोग होगा। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन है टीनी लीव्स, छोटे पत्ते। तो छोटे पत्ते भी ठीक लग रहा है और वैक्स लीव्स भी। दूसरी बात ये भी है कि वाटर लॉस एक नेगेटिव वर्ड है, और अगर इससे बचाना है तो कुछ पॉजिटिव ऑप्शंस ही अपनाने होंगे। तो क्या छोटे पत्ते पॉजिटिविटी नहीं है? क्या वैक्सी लीव पॉजिटिविटी नहीं है? और थर्ड इज़ थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, मतलब कि पत्तों की जगह कांटे हो। तो अगर कांटे होंगे तो जो है पानी जो है ज़्यादा उड़ेगा नहीं और पानी के जो है लॉस भी कम होगा। तो इसलिए जो है तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे ठीक हो गए। नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन है कि हमने क्वेश्चन जैसे ही पढ़ा कि एज पर द NSSO 17th राउंड सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा उसी के साथ साथ हमने सोच लिया कि भाई ये गलत है, ये हमको नहीं आता, मतलब क्योंकि हमने तो NSSO की कोई रिपोर्ट पढ़ी नहीं है और स्पेशली 70th राउंड सिचुएशन असेसमेंट रिपोर्ट तो हम देखी ही नहीं है। तो ऐसा नहीं सोचना है। सोचना क्या है कि हो सकता है उसमें कुछ ऐसे ऑप्शन हो जो आपके लॉजिक से फिट हो जाए, या आपने कहीं कोई बात पढ़ी हो उससे वो सेट हो जाए। जैसे कि क्वेश्चन है कि राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स अमंग इट्स रूरल हाउस होल्ड्स। हो सकता है भाई ऐसी कोई बहुत गलत बात हमें दिख नहीं रही है कि भाई राजस्थान में जितने भी ग्रामीण परिवार हैं उनमें ज़्यादातर कृषि परिवार सर्वाधिक हैं। हालांकि हमारे पूरे देश में ही कृषि परिवार ज़्यादा हैं और ग्रामीण एरियो में तो विशेषकर जो है, तो हो सकता है कि इस तरह की कुछ बात हो। सेकंड ऑप्शन है आउट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड द कंट्री ए लिटिल ओवर 60% बिलोंग्स टू OBC, कि देश के जितने भी फैमिली परिवार हैं उनमें से 60% जो हैं से कुछ अधिक OBC के हैं। पूरे देश में 52% OBC है। ऐसा हो सकता है कि जितने भी एग्रीकल्चर परिवार हो उसमें 60% OBC हो। संभवतः ये ठीक नहीं लग रहा है कि 60% से कुछ अधिक। सबसे पहली बात कुछ अधिक, इसका मतलब ए लिटिल ओवर 60%। इस तरह के वर्ड्स अगर यूज़ कर रहा है UPSC तो दैट मीन्स कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। इन केरला ए लिटिल ओवर 60% एग्रीकल्चर हाउस होल्ड reported to received maximum income from source other than agriculture activities, कि केरल में 60% से कुछ अधिक कृषि परिवारों ने यह सूचना दी कि उन्होंने अधिकतम आय जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से अलग प्राप्त की है। देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे ही हमने देखा कि दूसरा सही नहीं है, क्योंकि जितने भी एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है उसमें OBC 60% हो, जबकि हमारी पॉपुलेशन में 52% OBC है। क्लियर है? तो अगर हम 70% का भी 52% लगाए, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी 70% है, तभी भी ऐसा कुछ डाटा हमें फुलफ़िल नहीं करता। इसका मतलब दूसरा गलत है। और हम जानते हैं कि केरला में एजुकेशन बहुत अधिक है और वहाँ पर लोग जो है मतलब सर्विस सेक्टर की ओर ज़्यादा हैं, तो हो सकता है थर्ड ऑप्शन सही हो, लेकिन सेकंड को हम लॉजिकली देख रहे हैं कि वो गलत है। नेक्स्ट इज़ हाउ इज़ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है
तो इसके ऑप्शन है कि द एनजीटी हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट वेयर एज द सीपीसीबी हैज़ बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। अब आप सोचिए कि सीपीसीबी जो कि पोल्यूशन के इतने बड़े बड़े डिसीजन देता है, सीपीसीबी जो खुद 2 एक्ट को इम्प्लीमेंट कराता है, वाटर का हो, एयर पोल्यूशन के एक्ट है, तो क्या जो एक्ट इम्प्लीमेंट कराने वाली बॉडी है, क्या आपको लगता है कि वो बॉडी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आई होगी? सेकंड बात कि कितनी ऐसी बॉडी हैं जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इम्प्लीमेंट होती हैं। ये भी नहीं है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस तरह की बात नहीं है। ये केवल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास की हुई है। तो ऐसा संभवतः बहुत कम है और होने के चांसेस, इसके आंसर के ठीक होने के चांसेस काफ़ी कम है। सेकंड है कि द एनजीटी प्रोवाइड्स इन्वायरमेंट जस्टिस। तो एनजीटी क्योंकि ये ग्रीन ट्रिब्यूनल्स हैं और हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि दिल्ली में ट्रक नहीं चलाने हैं या मतलब जो है 10 साल पुराने व्हीकल्स बंद कर देने हैं, तो इसका मतलब इन्वायरमेंटल जस्टिस तो प्रोवाइड कराती है। एंड हेल्प रिड्यूस द बर्डन लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स। निश्चित तौर पर जब इस तरह का ट्रिब्यूनल्स बना है तो हायर कोर्ट की बर्डन तो कम कर ही रहा होगा। वेयर द सीपीसीबी प्रमोट्स क्लीननेस स्ट्रीम्स एंड वेल्स एंड एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री। अगर पॉल्यूशन बोर्ड बना है तो वो जो है उसके एक्ट भी है एयर पोल्यूशन के लिए भी और वाटर पोल्यूशन के लिए भी। तो वाटर पोल्यूशन अगर वो कुओं की सफाई कर रहा है या झरनों की सफाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो है वो वाटर पोल्यूशन को ही ठीक कर रहा होगा। तो इसी बात को कह रहा है, तो दूसरा ठीक लग रहा है। एक्चुअली हम दिमाग तब लगा देते हैं कि यार हमने तो सुना ही नहीं कि कुओं और झरनों की भी वो ठीक करता है नहीं करता है, लेकिन हमें ये सोचना है कि 2 तरह के एक्ट हैं, एक तो वाटर पे और एक एयर पे, और दोनों के दोनों को कोई बोर्ड तो इम्प्लीमेंट कर रहा होगा। और क्योंकि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और ऐसा कोई रिलेटेड बोर्ड हमने सुना भी नहीं है, तो कोई ऊपर से तो वो आ नहीं जाएगा या यूपीएससी भी ऊपर से नहीं पूछेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि लॉजिक से बिल्कुल नहीं भटकना है, और ज्योग्राफी का क्वेश्चन या एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है तो उसको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी देखना है, क्योंकि सीपीसीबी का काम है पॉजिटिविटी के तहत, और दोनों के दोनों एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोई तो बोर्ड होगा। तो इसलिए जो है अगर उस पॉजिटिविटी को मैच करें तो ये ऑप्शन सही नहीं लगता है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन है। और बातें हम अगले उसमें डिस्कस करते रहेंगे अगले पार्ट्स पे। आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।